नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम में यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना को। टॉपिक इम्पोर्टेंट है, समझने का ज़्यादा है और ये हमारे एग्ज़ाम में RO के एग्ज़ाम में हमारे काम आएगा। तो आइए एक बार इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। वह है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। यहाँ से एक नंबर में एक सवाल पूछा जाता है, आप इसे ध्यान से समझें। तो ये है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। क्या है हमारे टॉपिक? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने का एक प्रयास करेंगे। वैसे एग्जैक्ट कुछ नहीं है इसमें कि भाई बिल्कुल कोई फिक्स ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि इसके बारे में हम स्पष्ट रूप से कुछ भी कह सकें। ये बस एक पहेली की तरह है और तर्कों पर ही काम करता है ये टॉपिक। तो हम इसे हमारे जो तर्क से, जो कुछ विद्वानों के तर्क हैं, उन्होंने किस तरीके से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को डिफाइन किया है वो चीज़ हम यहाँ पर समझेंगे। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमारे पास क्या साधन है? हमारे पास दो ही साधन है। एक तो अप्राकृतिक साधन हो गए इसमें और एक हो गए प्राकृतिक साधन हो गए। अप्राकृतिक साधन में हमारे पास में कितनी चीज़ें हैं? एक तो सबसे पहले नंबर पर आता है घनत्व, दूसरा दाब और तीसरा तापमान। हम इन तीन चीज़ें जो है ये हमारी सहायक रहेगी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए। ये तीन चीज़ें सहायक रहेगी। अगर हम देखें घनत्व को देखें, अगर हम घनत्व को देखें तो घनत्व, औसत घनत्व कितना है पृथ्वी का? 5.5 है। औसत घनत्व न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 है। लेकिन हमने यहाँ पर पृथ्वी का एक छोटा सा हिस्सा लिया है जो लास्ट तक का बिल्कुल एंड पॉइंट है पृथ्वी का, उसे देखा। और हम यहाँ पर मोटे मोटे तौर से एक चीज़ समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो ये घनत्व जो है इसमें परिवर्तन मिलेगा, ये घनत्व जो है बढ़ता जाएगा। यानी कि अगर हम देखते हैं ऐसा ही कि घनत्व में क्या परिवर्तन मिलता है, तो हम देखेंगे यहाँ पृथ्वी की जो ऊपरी क्रस्ट है, जो पृथ्वी की ऊपरी क्रस्ट है, जो पृथ्वी की ये क्रस्ट हो गई, ये ऊपर जो है 30 किलोमीटर तक क्रस्ट है और ये 2900 किलोमीटर तक मेंटल है। और इसके नीचे ये जो है 6371 किलोमीटर तक क्रोड हो गई इसकी पृथ्वी की। अगर हम पृथ्वी के क्रस्ट में इसका घनत्व देखेंगे तो ये घनत्व हमें कितना मिलेगा? ऊपरी परत पर 3 मिलेगा। अगर हम इसे मेंटल में देखेंगे तो ये कितना मिल जाएगा? हमें 5 मिल जाएगा। और अगर हम इसे ऊपरी करोड़ पर देखेंगे 11 के लगभग मिल जाएगा। निचली इस पर जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 13.6 तक हो जाएगा ये। यानी कि घनत्व में जो है ये ऊपर की साइड में है, ये बीच में है और ये नीचे पर है। ये करोड़ में घनत्व है। यानी कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं तो घनत्व में परिवर्तन मिल रहा है। तो अगर हम औसत घनत्व के रूप में देखते हैं कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो 5.5 है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना हो गया? 5.5 हो गया। आप इसे ध्यान रखेंगे। अगर हम पृथ्वी के ऊपरी सतह से अंदर प्रवेश कर रहे हैं, पहले स्टेप पर कितना? 3 मिलेगा और उसके नीचे जा रहे हैं तो 5 मिलेगा और सबसे नीचे जब पहुंच जाएंगे तो ये 11 से 13 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या निष्कर्ष पर पहुँचे? हम पहुँचे कि पृथ्वी के अंदर जाने पर घनत्व जो है बढ़ता है। एक चीज़ क्लियर हो गई। तो ये हमारा जो है ये हमारी सहायता करेगा हमारे निष्कर्ष को निकालने में। तो घनत्व का जो है पोर्शन था ये हमारे लिए सहायक साबित होगा। प्राकृतिक साधनों में जो है ये हमारे सहायक रहेगा। अब हम आगे बढ़े। दाब, अब हम देखेंगे जैसे ये एक दूसरे के क्या है? बिल्कुल समानुपाती है। जैसे आप दाब बढ़ाओगे घनत्व अपने आप बढ़ जाएगा, दाब बढ़ाओगे घनत्व बढ़ जाएगा। अब आप एक चीज़ को समझने का प्रयास करना। जैसे जैसे आप पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं, जैसे जैसे आप पृथ्वी के नीचे जा रहे हैं, ठीक है, तो दाब क्या हो जाएगा? दाब बढ़ता जाएगा। पृथ्वी के नीचे सतह पर जाने पर दाब क्या हो जाता है? दाब बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या समझेंगे कि यहाँ से आप जब यहाँ से चलोगे आप क्रस्ट से और नीचे मेंटल तक जाओगे और करोड़ तक जाओगे तो दाब क्या है आपका? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इस दाब में, यानी कि जो इस दाबांतर में, जो इस दाब में, जो ये नीचे जाने पर, सतह के नीचे जाने पर दाब में क्या होगा? अंतर होगा। दाब में जो अंतर आ रहा है उसका कारण ये नहीं है कि ये दाब ही है। समझिए, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसा आप इसके नीचे जा रहे हैं तो ये दाब जो है, दाब में अंतर बढ़ता जाएगा। दाब में क्या बढ़ता जाएगा? अंतर बढ़ता जाएगा। तो ये जो दाब में अंतर बढ़ रहा है इसका कारण क्या है? घनत्व है, न कि दाब। इसका कारण क्या है? घनत्व है, न कि दाब। तो
तो जैसा ही पृथ्वी के अंदर जाओगे दाब बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो जो ये दाब में अंतर आ रहा है इसका कारण क्या मानेंगे हम, घनत्व को माना गया इसका कारण। ये प्रयोगों से ही हमने सिद्ध किया कि ये जो है इसका कारण क्या माना गया, घनत्व माना गया, ना कि दाब है। तो दाब का क्या है, दाब जैसे जैसे बढ़ाएंगे, तो दाब अगर हम बढ़ा रहे हैं तो जैसे जैसे दाब बढ़ाएंगे तो घनत्व जो है बढ़ता जाएगा। ये चीज़ आपके क्लियर है क्या? यानी कि जैसे घनत्व में हमने क्या देखा, एक बार फिर से देखो, घनत्व में क्या देखा, जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं तो घनत्व में जो है परिवर्तन मिल रहा है, घनत्व बढ़ता जा रहा है। क्रस्ट पर घनत्व कितना है, 3 है, और उससे नीचे अगर मेंटल में जा रहे हैं तो 5 मिल रहा है, और नीचे की तरफ करोड़ में हम जा रहे हैं तो घनत्व कितना हो रहा है, 11 से 13 हो रहा है। तो हम यहाँ पर औसत घनत्व में कितना घनत्व ले रहे हैं कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना हो गया, पृथ्वी का औसत घनत्व नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है 1-2 बार एग्जाम में। 5.5 होगा। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होगा, 5.5 होगा। तो घनत्व जो है ये पृथ्वी के अंदर जाने पर बढ़ रहा है। इससे हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। पहले इस पूरे टॉपिक को पढ़ लेंगे। दाब की बात करें तो दाब में हम क्या देख रहे हैं, दाब में हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं दाब बढ़ता जा रहा है। लेकिन दाब जो बढ़ रहा है, जो दाब का अंतर बढ़ता जा रहा है, उसका कारण क्या मान रहे हैं हम, घनत्व को मान रहे थे। ठीक है। अब जैसे जैसे हम यहाँ पर तापमान को देखेंगे, अगर हम यहाँ पर तापमान की बात करेंगे तो देखो तापमान पृथ्वी के अंदर जाने पर बढ़ जाएगा। पृथ्वी के अंदर जाने पर ये तीनों चीज़ ही क्या होगी, ये बढ़ेगी, ये बढ़ेगी। और ये बढ़ती किस प्रकार है वो चीज़ समझो आप। जैसा आप तापमान को देख रहे हैं, आप किसे देख रहे हैं, तापमान को देख रहे हैं कि तापमान पृथ्वी के अंदर जाने पर किस भांति बढ़ रहा है। तो आप देखें, जैसे आप 8 किलोमीटर तक जाएंगे, 8 किलोमीटर तक 32 मीटर गहराई पर, 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाएगी। लेकिन पृथ्वी के शुरू के 8 किलोमीटर तक, जैसा आप पृथ्वी के अंदर प्रवेश करें 8 किलोमीटर तक यह दर रहेगी तापांतर की, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा पर 32 मीटर पर। लेकिन ये 8 किलोमीटर तक है। अगर आप 8 किलोमीटर से आगे बढ़ेंगे, 100 किलोमीटर जाएंगे, 8 किलोमीटर से आगे जो पहला 100 किलोमीटर होगा उस पर अब दाब की क्या दर रहेगी, 12 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ेगा पर किलोमीटर। 12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ेगा, 1 किलोमीटर पर 12 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर बढ़ेगा। अब यानी कि आप शुरू के जो 100 किलोमीटर तक कौन सा काम करेगा, 12 डिग्री सेंटीग्रेड 1 किलोमीटर। समझ आ रहा है? अब देखो दूसरा, इससे आगे 100 किलोमीटर से नीचे आप 300 किलोमीटर तक जाएंगे तो ये बढ़ेगा 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। ये आपको समझ आ रहा है क्या? ठीक है। इससे नीचे जब आप जाओगे, इससे नीचे जो है पृथ्वी के करोड़ तक ही आप चले जाओ, 6371 किलोमीटर तक ही आप चले जाएंगे तो ये कितना मिलेगा आपको, प्रति 1 किलोमीटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि पर किलोमीटर, यानी कि कितना मिलेगा ये आपको, 1 किलोमीटर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाएगी। तो ये पृथ्वी का दाब है, ये पृथ्वी का क्या है, तापमान है। और पृथ्वी का तापमान नीचे जाने पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यानी कि घनत्व हो, दाब हो या तापमान हो, तीनों ही चीज़ पृथ्वी के अंदर जाने पर बढ़ेगी। घनत्व क्रस्ट पर 3 रहेगा और मेंटल में 5 हो जाएगा, और नीचे करोड़ पर आकर ये लगभग 11 से 13 तक हो जाएगा। तो हम पृथ्वी के औसत घनत्व को नोट कर लेंगे कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है, 5.5 होता है। दाब को देखते हैं, जैसे दाब बढ़ाने पर क्या है, घनत्व बढ़ जाता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो हमारा जो दाब है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर जाने पर जो दाब में अंतर है होगा, उसका कारण हम दाब को ना मानकर घनत्व को मानेंगे। ये चीज़ आप क्लियर करना इसे, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में जो है कथन निष्कर्ष के सवाल कुछ भी बनाकर वो पूछ सकता है। ठीक है। अब आगे बढ़े, हम तापमान को एक बार फिर से समझ लेंगे, तापमान किस प्रकार बढ़ता है। तापमान देखो, शुरू के 8 किलोमीटर तक, शुरू के 8 किलोमीटर तक बढ़ने की दर क्या है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा पर 32 मीटर पर। 32 मीटर गहराई जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर आएगा। यानी कि 32 मीटर चले हम शुरू के तो कितना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। फिर 32 और चले, 64 हो गया, तो यहाँ पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़कर 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। इस तरीके से कितनी गहराई तक, 8 किलोमीटर की गहराई तक, 8 किलोमीटर की गहराई तक 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होगी। ये आपको क्लियर है? अब देखो
फिर इसके बाद 8 किलोमीटर के बाद जब आप प्रथम 100 किलोमीटर चलोगे तो 100 किलोमीटर पर कितना, पर 1 किलोमीटर जाने पर 100 किलोमीटर के बाद 1 किलोमीटर आप जाएंगे तो ये कितना बढ़ रहा है, 12 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है। ठीक है, अब आप इससे आगे जा रहे हैं, 100 किलोमीटर के बाद 300 किलोमीटर और चल रहे हैं तो प्रति किलोमीटर कितना जा रहा है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है। ठीक है, अब आप 300 किलोमीटर के बाद पृथ्वी के करोड़ तक, पृथ्वी के केंद्र तक आप चले जाएं तो ये कितना बढ़ेगा, 1 किलोमीटर, यानी कि प्रति किलोमीटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रति किलोमीटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये जो है पृथ्वी का तापमान जो है अंदर जाने पर बढ़ रहा है और ये लास्ट तक आने पर कितना हो जाएगा, लगभग ये केंद्र तक 6000 डिग्री सेंटीग्रेड ही आकलन इसका होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे अप्राकृतिक साधन में, तीनों चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी। यहाँ से सवाल बन जाता है, एक बार फिर से आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। पृथ्वी का घनत्व जो है अंदर जाने पर बढ़ेगा, दाब जो है पृथ्वी के अंदर जाने पर बढ़ेगा, तापमान किस प्रकार बढ़ रहा है और ये चीज़ आपने समझ ली। और ये केंद्र तक कितना इसका आकलन होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका आकलन होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब हमारे पास में प्राकृतिक साधन के रूप में हमारे पास में कितनी चीज़ें हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं इसमें। पहला आपके पास में भूकंप विज्ञान है जो आपको इसके बारे में जानकारी दे सकता है पृथ्वी के अंदर तक। और दूसरा पृथ्वी के अंदर की जानकारी जो है आपको ज्वालामुखी उद्गार किस तरीके से दे सकता है वो चीज़ देखते हैं, क्योंकि हम पृथ्वी के अंदर ज़्यादा गहराई तक जा नहीं सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम जो प्राकृतिक साधन है हमारे पास, अप्राकृतिक साधन है जितने भी, उन्हीं के प्रयोग से हम किसी ना किसी निष्कर्ष पर निकालेंगे और अपने इस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। एग्जाम दृष्टि से जो इसमें महत्वपूर्ण डाटा होगा वो समझने का प्रयास करेंगे। अब देखें हम अगर प्राकृतिक साधनों पर हम आते हैं तो इसमें देखते हैं हम ज्वालामुखी उद्गार। अब एक चीज़ आपको पता होगा कि ये जैसा पृथ्वी हो गई, इसके नीचे क्या हो गया, ये ज्वालामुखी, ये क्या हो गया, ये कुछ धातुएं होगी, तो ये क्या है, ये मैग्मा है। ये क्या है, मैग्मा है। यानी कि पृथ्वी के अंदर जो मेटल है वो किस रूप में है, वो पिघले हुए रूप में है, ये मेटल है। और जैसा ही पृथ्वी के विभिन्न परतों पर क्या होगा, नीचे जाएगा तो ये दाब जो है लगेगा, यानी कि पृथ्वी पर ऊपर से नीचे की तरफ दाब बढ़ेगा और ये पिघली हुई अवस्था में है, ये द्रव अवस्था में। तो ये क्या है, किसी ना किसी रूप में ये छिद्र बनाकर ऐसे ये बाहर निकल जाएगा और बाहर निकल कर ये क्या बन जाएगा, ये लावा बन जाएगा बाहर। पृथ्वी के अंदर ये किस रूप में रहेगा, मैग्मा के रूप में, और बाहर आ जाएगा तो किस रूप में हो जाएगा, लावा के रूप में हो जाएगा। अब आप इससे पृथ्वी के अंदर की क्या जानकारी ले सकते हैं, तो कोई स्पष्ट जानकारी इससे मिलेगी नहीं। इसीलिए ये भी ज्वालामुखी उद्गार जो है इससे हमें इसके बारे में सटीक जानकारी मिलती नहीं है। हमें सटीक जानकारी कहाँ से मिलेगी, वो भूकंप विज्ञान से मिलेगी। क्यों मिलेगी भूकंप विज्ञान से, अब आप समझिए। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का करोड़ है। देखो इसकी ना एक एस तरंग है और एक पी तरंग है। एस तरंग ठोस से गुजर सकती है और पी तरंग किससे गुजर सकती है, द्रव से। द्रव से और ठोस से, दोनों से गुजर सकती है। देखो जब ये पृथ्वी के अंदर ये इस तरीके से तरंगें चलेगी, ये एस तरंग है और ये यहाँ पर क्या होगी, ये पी तरंग है। ये पी तरंग है। ये कौन सी तरंग है, ये पी तरंग है। और ये कौन सी है बाहर की तरफ, ये है एस तरंगे। देखो एस तरंगे ठोस पर, ठोस में ही गुजर सकती है। जहाँ पर द्रव आएगा ये अपना रास्ता बदल लेगी। जो एस तरंगे हैं मैं केवल ठोस माध्यम में गुजर सकती है, जब द्रव आएगा मैं अपना रास्ता बदल लेगी। तो यानी कि भूकंप विज्ञान से हम क्या कर सकते हैं, भूकंप विज्ञान से हम क्या कर सकते हैं, इनकी तरंगों के आधार पर कहाँ पर नोट कर सकते हैं, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ पर इसका हम क्या कर सकते हैं, अंकन कर सकते हैं। सिस्मोग्राफ पर हम इसका क्या कर सकते हैं, अंकन कर सकते हैं। यानी कि भूकंप विज्ञान ही एक एकमात्र ऐसा साधन है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को स्पष्ट रूप से, ज़्यादा स्पष्ट तो कह नहीं सकते लेकिन अनुमानित रूप से भी पूरी मदद करता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने में हमारी पूरी मदद करता है। तो भूकंप विज्ञान से क्या देखा हमने कि पृथ्वी के अंदर जो है, जो पी तरंगे हैं वो द्रव और ठोस दोनों में को गुजर सकती है। इसीलिए पी तरंग क्या है, जहाँ जहाँ पर द्रव आएगा और ये आएगा ठोस आएगा वहाँ को पी तरंग गुजर जाएगी। लेकिन एस तरंग जो है ठोस में कोई गुजर सकती है, इसीलिए ये अपना रास्ता बदल लेती है। इसीलिए ये यहाँ पर जो पी तरंग है ये आगे निकल जाती है
ठोस और द्रव में को भी गुजर जाती है। इससे हम अनुमान क्या लगाते हैं कि पृथ्वी का जो अंदर का भाग है, जो केंद्रीय भाग है, वो एक द्रव के रूप में है। ठीक है, ये लगाते हैं कि वो एक द्रव के रूप में है, एक प्लास्टिक के रूप में है। तो भूकंप विज्ञान हमारी किस प्रकार मदद करेगा वो चीज़ हम अभी देखेंगे। ठीक है, पहले पृथ्वी को जो है हम रासायनिक संगठन के आधार पर देख लेते हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी को देख लेते हैं। तो रासायनिक संगठन के आधार पर एक ये जो है एडवर्ड स्वेज है, जो इन्होंने पृथ्वी की परतों को कितने भागों में बांट रहे हैं, ये इन्होंने 3 भागों में बांटा था। इन्होंने पृथ्वी की परतों को 3 भागों में बांटा था। यहाँ पे याद रखेंगे, पहला लिथोस्फीयर हो गया। पहला क्या हो गया, पृथ्वी की परतों को किस रूप में बांट रहे हैं, पहली परत क्या हो गई, लिथोस्फीयर होगा। दूसरा पायरोस्फीयर हो गया और तीसरा बैरीस्फीयर हो गया। ठीक है, तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे, यानी कि भूकंप के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में किस प्रकार बांटा था वो आप समझ ले। प्रथम परत क्या है, लिथोस्फीयर है, दूसरी पायरोस्फीयर है, तीसरी बैरीस्फीयर है। और ये बांट कौन रहे हैं 3 परतों के रूप में, एडवर्ड स्वेज बांट रहे हैं। अब आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, लिथोस्फीयर का नाम है सियाल। लिथोस्फीयर को हम क्या कहते हैं, सियाल, क्योंकि इसमें क्या मिलने वाला आपको, एक तो सिलिका, एक तो आपको मिलने वाला सिलिका और एक मिलने वाला है एल्यूमिनियम। तो यानी कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, सिलिका और एल्यूमिनियम। तो इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, एक तो सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, सियाल। इस वाली परत में पायरोस्फीयर में आपको क्या मिल रहा है, सिलिका और मैग्नीशियम, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, इसका नाम सीमा पड़ा। अब देखो तीसरी परत में क्या मिल रहा है, ये निकिल हो गया और प्लस में फेरियम हो गया, निकिल और फेरियम हो गया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, नीफे पड़ा। तो रासायनिक संगठन के आधार पर एडवर्ड स्वेज ने पृथ्वी की परतों को 3 भागों में बांटा था, पहली लिथोस्फीयर, दूसरी पायरोस्फीयर और तीसरी बैरीस्फीयर। प्रथम परत में क्या मिलता है, सिलिका और एल्यूमिनियम, इसीलिए इसका नाम सियाल है। और दूसरी में मिलता है सिलिका और मैग्नीशियम, इसीलिए इसका नाम क्या है, सीमा है, ये आप ध्यान रखेंगे। और तीसरी में मिलता है निकिल और फेरियम, इसीलिए इसे नीफे कहते हैं। ये जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर कितनी है, 10 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की गहराई तक क्या है, लिथोस्फीयर है। पायरोस्फीयर कितनी है, 100 किलोमीटर की गहराई से 2880 किलोमीटर की गहराई तक क्या है, ये पायरोस्फीयर है। और 2880 किलोमीटर तक पृथ्वी के करोड़ तक कौन सी है, बैरीस्फीयर है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसमें जो लिथोस्फीयर में है, ये यहाँ पर आपको कौन सी चट्टान मिलती है, आग्नेय चट्टान मिलती है। पायरोस्फीयर में आपको क्या मिलती है, बेसाल्ट चट्टान का जमाव मिलता है, इसमें बेसाल्ट चट्टान मिलती है इसमें। तो एडवर्ड स्वेज ने पृथ्वी को जो है रासायनिक संगठन के आधार पर 3 भागों में बांटा था, पहले लिथोस्फीयर, दूसरी पायरोस्फीयर और तीसरी बैरीस्फीयर, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये इनके कुछ नाम हैं। ये भूकंप के आधार पर इसने रासायनिक संगठन को आधार मानकर इसने पृथ्वी को 3 परतों में बांटा था। ये आप पे क्लियर है, ठीक है। अब हम इसका बाद में प्रयोग करेंगे, हमने इसे समझ लिया एक तरीके से, ठीक है। अब हम यहीं पर आएंगे भूकंप विज्ञान पर ही। तो सबसे सहायक साधन क्या है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे पास में, वह है भूकंप विज्ञान। क्योंकि भूकंप विज्ञान में एस तरंगे क्या है, केवल ठोस में गुजर सकती है, और पी तरंगे कैसी है, ठोस और द्रव दोनों में गुजर सकती है, इसीलिए ये हमारे अध्ययन में जो है बड़ी सहायता करेगी, ठीक है। तो एक तो भूकंप विज्ञान सहायता करेगा, और एक ये विभाग, ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स, IUGG से बोलेंगे। तो ये इसके अध्ययन के अनुसार ही आप चीज़ों को यहाँ पर पढ़ेंगे, इसके अध्ययन के आधार पर ही आप चीज़ों को यहाँ पर पढ़ेंगे। इसे हटा देता हूँ मैं। अब आप देखो, इसके अध्ययन, इसके अनुसार पृथ्वी किस रूप में बांटी गई, किस रूप में इसने अध्ययन करवाया, वो चीज़ आप देखो यहाँ पर। पहला, इसने 30 किलोमीटर तक, 0 से लेकर 30 किलोमीटर, IUGG के अनुसार 0 से लेकर 30 किलोमीटर तक क्या है, इसने बताया कि 30 किलोमीटर तक क्रस्ट है। तो शुरू के 30 किलोमीटर तक क्रस्ट है, और 30 किलोमीटर के बाद 2900 किलोमीटर तक क्या है, मेंटल है। और 2900 किलोमीटर के बाद 6371 किलोमीटर तक क्या है, क्रोड है।
ये पृथ्वी का करोड़ है। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखो एक चीज़ आप इसमें नोट रखना, एक चीज़ आप इसमें नोट करना, ये जो विभाग, ये जो इसने बांट दिया कि यहाँ पर क्रस्ट है 30 किलोमीटर तक, क्रस्ट के बाद में एकदम से मेंटल आ गया, एकदम मेटल आ गया, क्रस्ट के बाद मेंटल आ गया, तो ऐसा क्या चीज़ थी यहाँ पर जो एकदम से ये चीज़ों में परिवर्तन हो रहा था। तो आप एक चीज़ को ध्यान रख लेंगे, वो है असंबद्धता, असंबद्धता क्षेत्र। आप इस चीज़ को नोट रखेंगे। असंबद्धता क्षेत्र क्या है, क्योंकि भूकंप विज्ञान से हम क्या है, इसकी तरंगों का अध्ययन करेंगे, और असंबद्धता क्षेत्र हमारी दो चीज़ें दर्शाएगा, एक तो पी तरंग की गति में परिवर्तन, एक तो पी तरंग की गति में परिवर्तन दर्शाएगा, और एक जो है घनत्व में परिवर्तन, एक है घनत्व में परिवर्तन। ठीक है, कहाँ पर घटेगा कहाँ पर बढ़ेगा, वैसे तो हम नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा ही है, घटेगा तो है नहीं। अब हम इसमें भूकंप की पी तरंग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यह कैसी तरंग है, ठोस और द्रव, ये दोनों में को अगर पृथ्वी में कहीं द्रव के रूप में होगा तो ये तरंग वहाँ से गुजर जाएगी। ठीक है, तो ये पूरे पृथ्वी के अंदर तक जा सकती है तरंग, इसीलिए हम इसे ले रहे हैं। असंबद्धता क्षेत्र को हम क्या याद रखेंगे, असंबद्धता क्षेत्र में हम याद रखेंगे कि जब भी घनत्व में परिवर्तन होगा या पी तरंग की गति में परिवर्तन होगा तो हम समझ जाएंगे यहाँ पर जो है असंबद्धता क्षेत्र आ गया, और उस असंबद्धता क्षेत्र को हम याद रखेंगे। तो आइए समझते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना को। इम्पोर्टेंट है ये, और यहीं से ही एग्जाम में लगातार सवाल पूछा जाता है। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे करस्ट कितना है आपका, 0 से लेकर 30 तक, 0 से लेकर 30 किलोमीटर तक आपका क्या है, करस्ट है, और 30 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक क्या है आपका मेंटल है, और 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक क्या है आपका करोड़ है। ये चीज़ आपको क्लियर है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखो जैसा ही करस्ट को भी यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है, करस्ट को भी दो भागों में बांटा गया है, जैसा हम पृथ्वी के अंदर चल रहे हैं तो ये ऊपरी करस्ट में प्रवेश करा, हमने यहाँ पर पी तरंग की गति नोट कर ली 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड, 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड। जैसा ही हम इस करस्ट से जैसा ही नीचे घुसे, यानी कि ऊपरी करस्ट से जैसा ही हम निचली करस्ट में प्रवेश करते हैं तो पी तरंग की गति में एकदम से परिवर्तन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड हो गया। देखो पी तरंग की गति में परिवर्तन है ना, पी तरंग की गति में परिवर्तन है, ऊपरी करस्ट पर कितना था 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड, और निचली करस्ट में कितना है 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड है। एक बार हम घनत्व को भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर कितना है 2.8 है, और निचली करस्ट पर कितना होगा 3 हो गया, यानी कि घनत्व भी बढ़ रहा है और पी तरंग की गति में भी अंतर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, असंबद्धता क्षेत्र आ गया। अब आपसे परीक्षा में यही सवाल पूछता है कि असंबद्धता क्षेत्र कौन सा किसके बीच है, ऊपरी करस्ट के और निचली करस्ट के बीच में कौन सा असंबद्धता क्षेत्र है, और ऊपरी करस्ट के और निचली करस्ट के बीच कौन सा असंबद्धता क्षेत्र है। तो ये आप देखो मैंने इसमें एक नोट दिया आपको, ये 5 असंबद्धता क्षेत्र है, इन्हें आप ऐसे ही याद करेंगे, ये 5 असंबद्धता क्षेत्र है और आप इन्हें जो है ऐसे ही याद करेंगे। ठीक है, ऊपरी करस्ट में हमने तरंग की गति देखी थी 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड थी, और निचली करस्ट में हमने तरंग की गति देखी थी तो 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड थी, यानी कि इसमें एक परिवर्तन था। और अगर हमने घनत्व को देखा यहाँ पर तो 2.8 था, और यहाँ पर निचली करस्ट में जो देखा उसमें कितना हो रहा था घनत्व 3 हो रहा था। तो यहाँ पर एक असंबद्धता क्षेत्र आ गया। अब आप ध्यान रखेंगे ऊपरी करस्ट और निचली करस्ट के बीच में कौन सा असंबद्धता क्षेत्र है, तो इसका नाम है को से आप याद रखेंगे कोनराड, को से क्या याद रखेंगे आप, कोनराड असंबद्धता क्षेत्र, कोनराड असंबद्धता क्षेत्र है। ठीक है, तो ऊपरी करस्ट और निचली करस्ट के बीच में कौन सा है, कोनराड असंबद्धता क्षेत्र है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ऊपरी करस्ट और निचली करस्ट के बीच कौन सा असंबद्धता क्षेत्र पाया गया,
कोनराड असंबद्धता क्षेत्र। निचली क्रस्ट, ये क्या है, ये निचली क्रस्ट है, ये निचली क्रस्ट है और ये है ऊपरी मेंटल। निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में कौन सा पाया गया, मैंने ये बताया कोमो रेगुले। ये इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, आप इसे पांचों को क्रम से ही याद रख सकते हैं। तो कोमो, मो से मोहोविकिक, मोहोविकिक असंबद्धता क्षेत्र हो गया, कोनराड असंबद्धता क्षेत्र हो गया। ऊपरी मेटल और निचली मेटल के बीच में कौन सा असंबद्धता क्षेत्र है, रेपेटी, रेपेटी हो गया, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। निचली मेटल और ऊपरी करोड़ के बीच में कौन सा असंबद्धता क्षेत्र है, गुटेनबर्ग हो गया, गुटेनबर्ग हो गया। ऊपरी करोड़ और निचली करोड़ के बीच में कौन सा असंबद्धता क्षेत्र है, लेहेमैन हो गया, लेहेमैन हो गया। यह असंबद्धता क्षेत्र है, ये आपसे पूछे जाते हैं परीक्षा में, आप ध्यान रखेंगे। देखो जब हम ऊपरी क्रस्ट पर गए, जब हम ऊपरी क्रस्ट से निचली क्रस्ट में प्रवेश कर रहे हैं तो पी तरंग की गति में हमने परिवर्तन देखा और घनत्व हमारा 2.8 से क्या हो गया, 3 हो गया और पी तरंग की गति बढ़ गई। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया, असंबद्धता क्षेत्र आ गया। असंबद्धता क्षेत्र हमारा क्या दर्शाता है, पी तरंग की गति में परिवर्तन और घनत्व में परिवर्तन, ये दोनों ही चीज ये बताएगा। तो जब इसमें यहाँ पर क्या हुआ, जब इसमें यहाँ पर परिवर्तन हुआ, गति में परिवर्तन हुआ, यानी कि क्रस्ट में ही अंदर जाने पर, ऊपरी क्रस्ट से निचली क्रस्ट पर जाने पर ही क्या हो गया, पी तरंग की गति में परिवर्तन हो गया था। और परिवर्तन हो गया तो हम समझ गए क्या आ गया, असंबद्धता क्षेत्र आ गया। और जो असंबद्धता क्षेत्र आ गया उसका नाम क्या है, कोनराड है। अब ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट सवाल है इसका। ऊपरी क्रस्ट से निचली क्रस्ट में जाने पर ही क्या आ रहा है, कोनराड आ रहा है। अब जब हम ऊपरी क्रस्ट से, सॉरी, जब हम निचली क्रस्ट से ऊपरी मेंटल में जा रहे हैं तो इसके बीच में भी एक असंबद्धता क्षेत्र आ रहा है। ध्यान रखेंगे, जब हम निचली क्रस्ट से ऊपरी मेंटल में प्रवेश करते हैं और हम यहाँ पर गति देखते हैं, जब हम यहाँ पर गति देखते हैं तो हमारा निचली क्रस्ट में कितना था, 6.9 था। लेकिन जब हम ऊपरी मेंटल में एकदम से प्रवेश करेंगे, क्रस्ट में जब हम प्रवेश कर रहे हैं तो कितनी हो रही है, यह हो रही है 7.9 तक जा रही है, 7.9 तक जा रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या समझ गए कि ऊपरी मेंटल में और निचली क्रस्ट में क्या है, एक असंबद्धता क्षेत्र आ गया, उसका नाम क्या है, मोहरे विवेक। जब हम ऊपरी मेंटल से और निचली मेंटल में जा रहे हैं तो गति कितनी हो जा रही है, 8.1 हो जा रही है। फिर से देखो 7.9 थी और ये यहाँ पर कितनी हो गई, 8.1 होगी। हम समझ गए कि असंबद्धता क्षेत्र आ गया। अब आपको आगे तक समझने की जरूरत नहीं है, बस आप इसे इतना ही समझ ले कि जहाँ गति में परिवर्तन होगा वहाँ पर क्या आएगा, असंबद्धता क्षेत्र आएगा। और आपको याद करना है असंबद्धता क्षेत्र का नाम। आप इसे जो है ऊपरी क्रस्ट के और निचली क्रस्ट के बीच में क्या है, कोनराड असंबद्धता क्षेत्र। निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में क्या है, मोहरोविविक। और ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में रेपेटी है। और निचली मेंटल और ऊपरी करोड़ के बीच में गुटेनबर्ग है, गुटेनबर्ग असंबद्धता क्षेत्र है। और ऊपरी करोड़ के और निचली करोड़ के बीच में लेहमैन असंबद्धता क्षेत्र है। ये आप ध्यान रखें। अब आप एक चीज़ और ध्यान रखें, जैसा हम मेंटल को देखते हैं, जैसा हम मेंटल को भी हम 3 जोन में बांट के देखते हैं। 3 जोन में क्यों बांटते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर विशेष रूप से कुछ अलग ही देखते हैं। जैसा हम यहाँ पर 30 किलोमीटर तक आ गए तो 30 किलोमीटर तक क्रस्ट है, गति में परिवर्तन है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या देखा, जैसे ही हम निचली क्रस्ट में जा रहे हैं तो एकदम से गति में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया, 6.9 पर आ गए। लेकिन ये हम 3 भागों में, यानी कि इसे हम देखेंगे यहाँ से 200 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर तक, यानी कि जैसा हम यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं, ऊपरी मेंटल में हम प्रवेश कर रहे हैं, 100 किलोमीटर तक हम आ गए हैं, 100 किलोमीटर तक हम आ गए हैं यहाँ पर। यानी कि शुरू के जो है हम 100 किलोमीटर तक अगर देखें तो ये असंबद्धता क्षेत्र 100 किलोमीटर में ही आ जाएगा, ठीक है। ये असंबद्धता क्षेत्र जो है 100 किलोमीटर में, शुरू के 200 किलोमीटर तक ही क्या है, ये आ जाएगा। यानी कि 100 से 200 किलोमीटर के बीच ये असंबद्धता क्षेत्र मिलेगा आपको, ठीक है, इसमें मोहोविविक वाला। लेकिन इसमें ही एक चीज़ और होती है, इसमें ना जैसा आप यहाँ पर तरंग की गति कितनी देख रहे हैं, 7.9 देख रहे हैं, एक जगह पर यहाँ पर ऐसा आएगा
100 के और 200 किलोमीटर के बीच में ही तरंग की गति कितनी थी आपकी, जब आप निचले ऊपरी मेंटल में प्रवेश करें, जब आप क्रस्ट से ऊपरी मेंटल में प्रवेश कर रहे थे तो तरंग की गति थी 7.9 थी। ठीक है, तो यानी कि असंबद्धता क्षेत्र था, मोहोविक नाम का असंबद्धता क्षेत्र था। अब हम जैसा ही हम यहाँ क्रस्ट से निचली क्रस्ट से ऊपरी मेंटल में गए और 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच आए, तो ये जो है ये एक बार को पी तरंग की गति रुक जाएगी, 7.8 पर ही रुक जाएगी। और 9 से कितना हो जा रहा है, 7.8 तक हो रहा, कम हो जा रही थी। ठीक है, तो 200 किलोमीटर के अंतर पर ही आपका क्या क्या मिल रहा है, जोन ऑफ लो वेलोसिटी, यानी कि ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा निम्न गति का मंडल कहलाएगा। ये आप याद रखेंगे। तो जोन ऑफ वेलोसिटी कहाँ मिल रहा है आपको, 200 किलोमीटर के बीच में, 30 किलोमीटर से 200 किलोमीटर, सही रूप से देखें तो 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच में ही क्या मिलेगा आपको, जोन ऑफ लो वेलोसिटी मिलेगा। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे 200 से 700 किलोमीटर, 700 किलोमीटर पर ही यहाँ क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच का असंबद्धता क्षेत्र आ जाएगा, यानी कि ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में क्या आ गया यहाँ पर, ये असंबद्धता क्षेत्र आ जाएगा। फिर 700 से कितना हो जाएगा, 700 से 2900 किलोमीटर हो जाएगा, 700 से 2900 किलोमीटर हो जाएगा, 700 से 2900 किलोमीटर क्या हो जाएगा, ये निचला मेंटल हो जाएगा। इन दोनों की सीमा बन गई। अब अगर हम देखते हैं मेंटल का क्लियर है। अब एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जो ये मेंटल है पूरी पृथ्वी का 83% आयतन वो इसमें ही है और 68% द्रव्यमान, यानी कि ये पृथ्वी का सबसे भारी हिस्सा है। जो ये मेंटल है ये पूरा, ये पृथ्वी का सबसे भारी हिस्सा है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, 83% आयतन और 68% जो द्रव्यमान है वो केवल मेंटल में ही है। तो आपको ये एक तो ये मैंने असंबद्धता क्षेत्र बताया है, यहाँ पर अच्छे से समझकर इन्हें याद करने का प्रयास करें। मेंटल को आपने देख लिया, आपसे पूछा जाए लो ऑफ वेलोसिटी जोन कहाँ मिलेगा, तो ये आप बताएंगे 100 से 200 किलोमीटर के बीच में मिलेगा, यानी कि ऊपरी मेंटल में मिलता है। ठीक है, असंबद्धता क्षेत्र में आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, निचली मेंटल से ऊपरी करोड़ में जब हम प्रवेश कर रहे हैं तो ये कितना क्या होगा, तरंग की गति में परिवर्तन मिलेगा और घनत्व में परिवर्तन मिलेगा। अगर हम घनत्व में परिवर्तन देखें तो ये यहाँ तक कितना पहुँच जाएगा, 11 तक पहुँच जाएगा, निचली मेंटल में 10 तक मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर असंबद्धता क्षेत्र है, निचली मेंटल और ऊपरी करोड़ में असंबद्धता क्षेत्र क्या है, गुटेनबर्ग है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पर ऊपरी करोड़ से हम निचली करोड़ में प्रवेश कर रहे हैं तो एकदम से यहाँ पर क्या होगा, घनत्व में परिवर्तन देखोगे आप 13.6 तक यहाँ पर आपका घनत्व चला जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर घनत्व में परिवर्तन होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा असंबद्धता क्षेत्र। तो वो लेहमैन के नाम से होगा, लेहमैन के नाम से हो जाएगा। ऊपरी करोड़ और निचली करोड़ में ये लेहमैन के नाम से हो जाएगा, यानी कि अगर हम इन दोनों की ही सीमा देखें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये ऊपरी करोड़ कितना हो जाएगा, ये 2900 किलोमीटर से शुरू हो रही है और ये 5150 किलोमीटर तक ये हो जाएगा। ठीक है, यह सीमा किसकी होगी, ऊपरी करोड़ की, यानी कि 2900 किलोमीटर से चल रही है, यहाँ से 2900 किलोमीटर चल रही है और यहाँ तक कितनी हो गई, यहाँ तक हो गई 5150 किलोमीटर तक ये हो गई। ठीक है, तो ये इसका जो है मैंने पृथ्वी का अध्ययन देखा। अब एक चीज़ देखो आप, अगर हम इसमें करोड़ में देखें, करोड़ कितना आयतन लिए हुए हैं, करोड़ कितना आयतन लिए हुए हैं, 16% आयतन जो है इसका करोड़ में है, 16% आयतन जो है करोड़ में है। और द्रव्यमान कितना है, लगभग 32% जो है द्रव्यमान इसमें है। ठीक है, पूरा करोड़ जो है वो किसका बना हुआ, निखिल का और आयरन का बना हुआ है। ठीक है, अब एक चीज़ को और समझे, यहाँ का तापमान कितना है, तापमान कितना है यहाँ का, तापमान जो है लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग है। तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। घनत्व कितना है, 13.6 है। ठीक है, और पी तरंग की गति भी यहाँ पर काफ़ी है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक चीज़ को समझ लेंगे, पृथ्वी को अब आप इस मैप में देखें, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का करोड़ है। जैसे ही यहाँ पर भूकंप की तरंगे आई, ये तरंगे तो ऐसे मुड़ गई, ये तरंगे तो ऐसे मुड़ गई। ठीक है, ये कौन सी तरंग है, एस तरंग है, एस तरंग है। ठीक है, ये कौन सी तरंग है, ये भूकंप की तरंगे हैं। ये कौन सी तरंग है, भूकंप की तरंगे है और ये एस तरंग है। क्योंकि एस तरंग कहाँ चलती है, केवल ठोस में जाती है। इससे हम क्या निष्कर्ष पर पहुँचे कि पृथ्वी का जो करोड़ है वो द्रव अवस्था में है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे पी तरंग,
ये इस प्रकार आ रही है, ये इस प्रकार आ रही है। तो ये क्या है, पी तरंग। पी तरंग कहाँ पर गुजरती है, ठोस में को और द्रव में को गुजर जाती है। तो हम क्या समझते हैं, हम क्या समझते हैं यहाँ पर, देखो कि पृथ्वी का जो क्रोड है वो द्रव अवस्था में है, ऐसा नहीं कह सकते हम। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इतने घनत्व पर और अत्यधिक दबाव पर और अत्यधिक तापमान पर द्रव रूप में नहीं रह सकती हैं चीज़ें। इसीलिए हम क्या कहते हैं इसे, कि पृथ्वी का जो क्रोड है वो किस रूप में है, वो है अर्धतरल, अर्धतरल या प्लास्टिक, या प्लास्टिक के रूप में। तो पृथ्वी का जो क्रोड है वो प्लास्टिक के रूप में है। ये था पृथ्वी की आंतरिक संरचना का एक मोटा मोटा सा अध्ययन, आपने इसे समझा होगा। एक बार इसका पूरे का रिवीजन कर लेते हैं, 2 मिनट की बात है, एक बार और देखो इसे। अप्राकृतिक साधन में हम घनत्व का और दाब का और तापमान का प्रयोग करते हैं, और तीनों ही पृथ्वी के अंदर जाने पर बढ़ते हैं। प्राकृतिक साधन में ज्वालामुखी उद्गार से हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिल रही थी, इसीलिए हमने भूकंप विज्ञान का अध्ययन करना निश्चित उचित समझा, इसीलिए हमने भूकंप विज्ञान का अध्ययन करना उचित समझा। एक इसका जो IUGG है जो, और भूकंप विज्ञान, इन दोनों की सहायता से ही हम क्या करेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का प्रयास करेंगे। जो ये आपकी करस्ट है ये कितनी होती है, 0 से 30 किलोमीटर, जो मेंटल है वो 30 से 2900 किलोमीटर तक, और जो आपका ये क्रोड है ये 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक है। ठीक है। ऊपरी करस्ट और निचली करस्ट के बीच में कौन सा संबद्धता क्षेत्र मिलेगा, कोनराड मिलेगा। ठीक है। निचली करस्ट और ऊपरी मेंटल, इसके बीच में मिलेगा मोहोविकिक नाम का असंबद्धता क्षेत्र। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में कौन सा मिलेगा, रपेटी मिलेगा। ठीक है। निचली मेंटल और ऊपरी करोड़ के बीच में कौन सा असंबद्धता क्षेत्र है, गुटेनबर्ग है। ऊपरी करोड़ और निचली करोड़ के बीच में कौन सा है, लेहेमैन है। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो ये था इसका पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन। एडवर्ड स्टेज ने जो है पृथ्वी की परतों को कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में। पहली जो है लिथोस्फीयर, या दूसरी पायरोस्फीयर, और तीसरी बैरिस्फीयर। ठीक है। पहली जो है लिथोस्फीयर को हम सियाल के नाम से जानते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता अधिक मिलती है। पायरोस्फीयर की जो है हम सीमा के नाम से जानते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें जो है सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता मिलती है। बैरिस्फीयर को हम निफे कहते हैं, क्योंकि इसमें निकेल और फेरियम की अधिकता मिलती है। तो ये था पृथ्वी की संरचना का एक अध्ययन। आप वीडियो को देखें और इसे 1-2 बार देखें और समझने का प्रयास करें, यह टॉपिक आपके क्लियर हो जाएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।